हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल जो वीडियो थी हमारी कि निफ्टी तू तो गया, उस वीडियो का शीर्षक जो है कुछ लोगों को पसंद नहीं आया और कुछ लोगों ने उसका जो टाइटल था उस पे अपनी जो है नाराजगी भी जताई। लेकिन जो मोस्टली व्यूअर्स थे उन्होंने बोला कि जो है टाइटल बड़ा कैची है और निफ्टी के अंदर सोमवार को कत्लेआम, ये टाइटल भी जो है कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। लेकिन कुछ लोगों को छोड़ दें तो बाकी जो मेजोरिटी से भी ज़्यादा लोग या सुपर मेजोरिटी की बात करें तो उन लोगों को काफ़ी पसंद आया। तो सिंपल सी बात ये थी कि उस वीडियो से संबंधित जो कमेंट्स आए उन कमेंट्स के बेस पर जो है कुछ सवाल बनते हैं और उन सवालों के जवाब जो हैं मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात जो है कि कुछ सवाल जो बने आपके वो बने कि सर जो है आपको बहुत समय से हम जो है देख रहे हैं और आप फर्स्ट टाइम पिछले 10-15 दिनों से जो है बेरिश ट्रेंड में बात कर रहे हैं और जनरली आप नेगेटिव आउटलुक जो है मार्केट का बता रहे हैं। तो ऐसा क्यों आपको लगता है? तो देखिएगा, मैं पर्सनली आपको बताता हूं कि अगर आप मेरी वीडियोस भी देखेंगे अभी यहीं पे यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, तो मार्च के महीने के अंदर लॉकडाउन से पहले तक जो है मैं सही में नेट बायर था। नेट बायर का मतलब है कि काफ़ी जो है मैं बुलिश था और आप उससे भी पहले देखेंगे तो पिछले 2-3 साल से जो है मैं बिल्कुल बुलिश जो है वो साउंड कर रहा था। और 23 तारीख तक भी जो है हमें लग रहा था कि यार ये जो कोरोना वाली जो प्रॉब्लम है इतनी सीरियस नहीं होगी इंडिया में, वेदर की कंडीशंस इंप्रूव होगी तो इसका स्प्रेड थोड़ा रुक जाएगा और गवर्नमेंट शायद इतने स्ट्रिक्ट मेजर्स नहीं लेगी और बिजनेसेस जो है चलते रहेंगे। और पहले लॉकडाउन तक भी हम निश्चिंत थे कि चलो गवर्नमेंट एक बार लॉकडाउन कर देगी तो उसके बाद गवर्नमेंट को शायद जब प्रॉब्लम्स आएंगी इकोनॉमी में तो वो सुधरती हुई नजर आएंगी। तो जनरली मैं नॉर्मली बुलिश रहता हूँ, लेकिन कुछ समय पीरियड के लिए जब हमें स्थिति विपरीत दिख रही होती है तो शायद जो है मैं बेरिश जो है हो जाता हूँ, या ये एक फितरत आप लगा लीजिएगा। तो और देखिएगा, मैंने आपको कहा कि मार्च में जो भी हमने खरीदा वो जर्नली हमने अप्रैल में सेल कर दिया और इवन कुछ ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स थी जो मार्च के एंड में हमारी जो है इनकम टैक्स से रिलेटेड ईएलएसएस स्कीम्स थी जो हमने 3 साल पहले जो डाली थी इनकम टैक्स के बेनिफिट्स के लिए, वो मैच्योर्ड हो रही थी, वो भी हमने अप्रैल के दौरान जो है उनको भी हमने सेल कर दिया। ये मैं अपना पर्सनल डिस्क्लोजर आपको दे रहा हूँ। तो जो हमने खरीदा था वो तो सेल किया और बहुत सारे ऐसे जो मार्च में, क्योंकि बॉटम के ऊपर बहुत सारे शेयर्स हम हमारे से पकड़े गए थे और मैंने आपके साथ डिस्कस भी की थी, उन शेयर्स का जिक्र भी किया था उस वीडियो के अंदर, तो वो आप जाके देख भी सकते हैं। तो वो जनरली मैंने मोस्टली सेल कर दिए, थोड़ा बहुत जो बचे हैं वो हमारे फ्री के शेयर्स बचे हैं अगर वो हमने नहीं सेल किए हैं तो सिंपल सी बात ये है। तो मार्केट पे कोई एक रुख हमेशा जो है नहीं होता है। तो मार्केट में जो रुख मेरा भी बदला है उसका मेन रीजन हमारी इकोनॉमी के अंदर जो चैलेंजेस मुझे दिख रहे हैं, मैं उस एनालिसिस के ऊपर आपसे ये बात कर रहा हूँ। तो आप देख भी सकते हैं कि मैं जो पिछले 3-4 साल से जो है बुलिश ट्रेंड जो है उसको फॉलो कर रहा था। हालांकि वहां पर क्या होता है कि कभी कभी बुलिश रहना भी जो है नुकसानदायक हो जाता है, कभी कभी बेरिश रहना भी नुकसानदायक हो जाता है। तो अब इसका जो इम्पैक्ट सारा कहाँ से आया, तो जैसे जैसे इकोनॉमी के अंदर हमें दिक्कतें दिखने लगी, क्योंकि जो बिजनेसेस जिनको बंद किया गया वहां पर जो है दिक्कतें आने लगी। और अगर आप पिछले 3 साल की भी बात करेंगे, अगर पूरी रैली को देखेंगे ना आप, अगर आप पूरे के पूरे रैली को देखेंगे, मैं आपको पिछले 3 साल की बात बता रहा हूँ, तो कुछ चुनिंदा शेयर्स ही जो है जिन्होंने रैली की, उसमें भी मोस्टली जो शेयर्स थे वो बीएफएसआई स्पेस के थे, यानी कि जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस से रिलेटेड जो कंपनियां थी वही उस सेगमेंट के अंदर थी। आप देख लीजिएगा, चाहे वो एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, इस तरीके की कंपनियां, या एचडीएफसी बैंक या कोटक बैंक या आईसीआईसी बैंक, इस तरीके के शेयर्स जो थे वो इंडेक्स को ऊपर लेके आ रहे थे, या बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व। तो आप पूरी मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो यही लीड कर रहे थे। और उसके बाद एक एफएमसीजी स्पेस था। तो पूरी की पूरे बिजनेस में कहीं पर भी जो ग्रोथ नजर आ रही थी वो इस स्पेस के अंदर नजर आ रही थी और इसी वजह से जो है वैल्यूएशंस जो है ऊपर की तरफ आ गए। और क्रूड ऑयल का बेनिफिट जिन जिन कंपनीज को आ रहा था उनको बेनिफिट था, जैसे बीपीसीएल को एक बेनिफिट आ रहा था तो बीपीसीएल ऊपर हो गया था। इस तरीके से जो पेंट्स कंपनीज है उन्होंने बहुत अच्छी जो है रिटर्न्स दी थी। हालांकि वो वॉल्यूम ग्रोथ जो है उनके बिजनेस में थी, हालांकि अगर आप प्रॉफिट की भी बात करेंगे तो बहुत ज्यादा जो है प्रॉफिट ग्रोथ नहीं थी, जिससे ज्यादा जो है शेयर प्राइस जो है मूव कर गए। तो यहां तक जो है मैंने आपके साथ बात की।
अब हुआ क्या कि जब इस क्वार्टरली रिजल्ट्स को हम देखने लगे, जब एचडीएफसी बैंक के हमने नतीजे देखे, एक्सिस बैंक के नतीजे देखे, इंडसइंड बैंक के जो नतीजे देखे और जो है रिलायंस के भी नतीजे देखे, तो ये बात समझ में आई हमारे को कि जो बीएफआई स्पेस है उसके अंदर भी मार्च क्वार्टर के अंदर भी डी ग्रोथ देखने के लिए मिली, या म्यूटेड परफॉर्मेंस थी। और ये उन स्पेस की बात कर रहा हूं जो कि दिग्गज थे। मैं हालांकि बीएफआई स्पेस में भी इंश्योरेंस जो सेक्टर है उसको मैं अलग करता हूं, उसमें शायद पेन अभी भी नहीं है। तो बीएफएस जो है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज को मैं भी ले रहा हूं, हालांकि इंश्योरेंस में अभी भी पेन मुझे थोड़ा कम लगता है, टू बी वेरी फ्रैंक। और उसके बाद जो है एक्सटेंडेड लॉकडाउन के बाद जो Q3 के जो रिजल्ट्स हैं वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, इंडिकेट ये कर रहे हैं कि जैसे इकोनॉमी ने पिछले 3-4 साल में ग्रोथ नहीं करी और अब ये जो लॉकडाउन की वजह से है, तो बिजनेस के अंदर ग्रोथ की जगह डी ग्रोथ आएगी। तो पहले देखिएगा नोटबंदी हुई, उसके बाद जीएसटी आया, और उसके बाद जो है हम ये बात कहें कि जो पूरी की पूरी जो चीज़ें हैं वो इकोनॉमी को जो है फॉर्मलाइज करने में लगी रही, लेकिन जो है बिजनेसेस बढ़ते हुए नजर नहीं आए। और जो बहुत सारी जो बिजनेस के शिफ्ट हैं वो इंडिया की बजाय के दूसरी कंट्रीज में जाके शिफ्ट हो गए, तो जो एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी जो है बढ़न आता हुआ नजर आया। उसके बाद जो लीड किया था एक सेक्टर जो था एफएमसीजी का स्पेस, जैसे एचयूएल का शेयर जो है बहुत अच्छा चला, हालांकि फार्मा की जो है म्यूटेड परफॉर्मेंस थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जो एफएमसीजी के भी जो शेयर्स हैं या पेंट इंडस्ट्रीज के शेयर्स हैं वो अनरीजनेबल वैल्यूएशंस के ऊपर है। रीजनेबल 70-70, 75-75 की पी रेशियो पर वो शेयर जस्टिफाई तभी हो सकते हैं कि जब उस बिजनेस के अंदर कम से कम 15 से 20% की जो है ग्रोथ नजर आ रही है, और ग्रोथ जो है अभी हमें आने वाले साल के अंदर तो जो है नजर नहीं आ रही। ऑटो ने भी जो है परफॉर्मेंस जो है डी ग्रोथ दी थी, लेकिन ऑटो के शेयर्स में भी उतनी गिरावट नहीं हुई जितना कि बिजनेस के अंदर पेन था। टाटा मोटर्स को छोड़ दे तो, क्योंकि टाटा मोटर्स की दूसरी प्रॉब्लम्स थी। तो अगर सीधी सी बात यहां बात करें तो जो रिस्क है बैंकों के अंदर भी वो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का इस कोविड-19 की प्रॉब्लम के बाद बढ़ता जा रहा है। तो इकोनॉमी को आप दो एंगल से देखेंगे, कोविड-19 से पहले और कोविड-19 के बाद। तो कोविड-19 से पहले मैं पॉजिटिव था, कोविड-19 के बाद जो है मुझे नेगेटिविटी ज्यादा दिख रही है बजाय के पॉजिटिविटी के, और इसीलिए जो शेयर्स प्राइजेस थे जो आप लोगों को लग रहा था कि अनरीजनेबल है, अगर आप उन प्राइजेस को देखेंगे तो वो केवल 20 या 30% ही नीचे हैं अपने प्राइस से। और बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि सर क्या निफ्टी 7,500 आ जाएगा। तो देखिएगा जिस तरीके की इकोनॉमी अभी है, अगर बाहर से लिक्विडिटी नहीं आई वर्ल्ड मार्केट से, तो मुझे कोई डाउट नहीं है इसके ऊपर, मैं 7,500 के आसपास जो है मुझे लगता है कि इंडेक्स जो है आ सकता है बड़े इजीली 8,000 7,500 के बीच में। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कोई हम यहाँ बिजनेस में अर्निंग ग्रोथ नहीं देख रहे। रिलायंस के नतीजे भी खराब थे, एचयूएल की डी ग्रोथ थी, और कोई एचडीएफसी ने कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए नहीं। उसके बाद जो रिजल्ट्स थे क्या नाम है इंडसइंड बैंक के, उसमें कोई इंप्रूवमेंट थी नहीं। एक्सिस बैंक ने लॉस रिपोर्ट किया था। तो जो भी रिजल्ट्स भी आए तो उनमें ऐसा कुछ खास हमें देखने के लिए नहीं मिला, और वो सब उस पीरियड के थे जब ये प्रॉब्लम थी नहीं, लॉकडाउन था ही नहीं, तो उस पीरियड के थे, तब वहीं पे प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके बाद की प्रॉब्लम फिर सप्लाई चेन की जो प्रॉब्लम्स है, एचयूएल की मैनेजमेंट ने खुद ये बात बोली है। तो जो चीजें हैं वो हमें कुछ समय के लिए रुकती हुई नजर आ रही हैं। अब आगे की बात करते हो तो आप जिन प्राइजेस को बोलते थे कि अनरीजनेबल प्राइजेस आपके हैं, या कुछ लोगों को लगा कि ये तो सपने वाले प्राइस हैं, देखिए मार्केट में सब कुछ हो सकता है। मैं किसी दूसरी वीडियो के अंदर इसका जो है मैं थर्ड पार्ट भी आपको बनाऊंगा, और उसके अंदर मैं आपको कुछ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन दूंगा, और जो अभी भी प्रेजेंट में भी जो इन्फॉर्मेशन चल रही है उन न्यूज फ्लो के साथ, उस इन्फॉर्मेशन के साथ, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, उन शेयर प्राइस के साथ, मैं उन्हीं कंपनीज की, जिन कंपनीज की मैंने जिक्र किया था फर्स्ट वीडियो में, मैं उनके साथ जो है आपको बात करता हुआ नजर आऊंगा, और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस तरीके के सर्कमस्टांसेस पहले भी घटे हैं। और जब बिजनेस के अंदर अर्निंग्स डी ग्रोथ होती है तो प्राइस पहले डी ग्रोथ होते हैं, अर्निंग्स बाद में आती है। तो अब अर्निंग्स तो आपको जून के क्वार्टर में दिखेंगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे जो पर्सनली लगता है वो शेयर प्राइस जो है पहले घटते हुए नजर आएंगे। अब आप मेरे से पूछोगे क्या सर बिल्कुल गारंटी है इस बात की? देखिएगा जी, स्टॉक मार्केट में गारंटी कुछ नहीं होती है। जो फैक्ट्स मेरे पास है, जो इन्फॉर्मेशन आज मेरे पास है, जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, उसका एनालिसिस करने से जो मुझे लगता है, और मार्केट का आज तक कोई नहीं बता पाया, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी भगवान के अलावा किसी को नहीं पता। तो हम सब लोग जो है अपने एक्सपीरियंस से जो इंफॉर्मेशन है, इकोनॉमी की हालत देखते हुए, सरकमस्टांस को देखते हुए, जो सही लगता है मैं वो आपके साथ डिस्कस करता हूं। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि जी आपको जो है उन प्राइस तक रुकना है। अगर आपको लगता है कि नहीं जी मार्केट में आपके प्राइस गलत है, तो आप फ्री हो। मैंने तो ये नहीं कहा कि आपको उसी प्राइस पे खरीदना है, बट हाँ मैं नहीं खरीदने वाला
क्योंकि मैं अपनी जो है बात कह सकता हूं आपको, क्योंकि मुझे जो है इकोनॉमी में पेन ज्यादा दिख रहा है, इसलिए मैं तो नहीं खरीदूंगा। अगर आप मेरे को शिकायत मत करना कि सर मैंने तो, हमने तो आपके इंतजार में। आपको जिसको लगता हो कि ये प्राइस इज अनरीजनेबल, आप खरीद सकते हो, आप फ्री हो। और देखिएगा बाजार चलता ही एक बायर होता है, एक सेलर होता है। तो ये तो स्वाभाविक था कि अगर मैं किसी वीडियो के अंदर अगर ये बोलूंगा कि जो है मार्केट नीचे जाएगी, टूटेगी, तो सीधी सी बात है जो बुल्स लोग हैं उनको गुस्सा आना स्वाभाविक है, और उनको लगेगा भी कि यार ये आपने क्या बात बोल दी। और अगर मैं बुल्स की बात करता हूं तो बहुत सारे लोग बियर भी होते हैं। तो ये एक सामान्य जो है घटना है। तो सिंपल सी बात ये है कि मार्केट चलती तब है जब एक बेचने वाला होता है, खरीदने वाला होता है। तो जब जहां पे दो लोगों के ओपिनियंस में डिफरेंस है तभी तो मार्केट चल रही है ना। तो आप सब लोगों के जो व्यूज हैं वो आपके अपने हैं। देखिए निवेश करते वक्त आप अपना ही दिमाग यूज करिए, किसी का नहीं सुनो, सबकी करो अपने मन की। और मैं भी केवल एक एजुकेशनल पर्पज से जो अपना एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करता रहता हूं। आप उस एक्सपीरियंस को किसी और दूसरे जो है यूट्यूबर के साथ, किसी मैगजीन के साथ, इकोनॉमिक्स टाइम्स के साथ, बिजनेस स्टैंडर्ड्स के साथ, या किसी और आर्टिकल के साथ, या जहां पर भी आपको जो इंफॉर्मेशन के सोर्स मिलते हैं उनको सबको क्लब करो। उससे जो आपको मिलता है, जो आपको रिजल्ट निकलता है, उसके बेस पर आप डिसीजंस लीजिए। और मैं तो आपको बोलूंगा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर डिसीजंस लीजिए। तो क्योंकि हम में से कुछ लोगों को ये होता है कि जो है हमारे को एक फियर होता है कि अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, मार्केट भग ना जाए। तो देखिएगा ये सब चीजें जो है वक्त के साथ जो है एक इन्वेस्टर के अंदर पैदा होती हैं। पेशेंस जो है दोनों जगह चाहिए, माल बेचने में भी और माल खरीदने के अंदर भी। और गलतियां हमसे भी होती हैं और होती रहेंगी, इसके अंदर ये सीधी सी बात है। ये एक जर्नी है, नॉट ए डेस्टिनेशन। तो मार्केट में आप आए हो, गलत भी करोगे ठीक भी करोगे, आप 100% कभी भी कोई भी जो इस मार्केट के अंदर ठीक नहीं होता है। अगर आप राकेश झुनझुनवाला की भी पोर्टफोलियो को देखोगे तो उनके पोर्टफोलियो में भी लॉस है। अभी मैं वारेन बफेट की रिपोर्ट पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले ही, तो वारेन बफेट को भी बहुत नुकसान हुआ है इस क्वार्टर के अंदर। अगर उनको पता होता कि यार ये शेयर्स तो पहले गिरने वाले, तो सब बेच के पहले ही ना निकल जाते। और वो मेरे ख्याल से वारेन बफेट सबसे ज्यादा कैश के अंदर बैठे हुए हैं। यानी कि वारेन बफेट की जो फर्म है वर्कशायर हैथवे, वो सबसे ज्यादा कैश के ऊपर बैठी है। तो सिंपल सी बात है, सब लोगों का अपना लॉजिक होता है। मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा था कि जो अभी पिछले 2-3 दिन में घटनाक्रम हुआ उसके हिसाब से निफ्टी तू तो गया का मतलब ये था कि भाई निफ्टी जो है सोमवार को मंदा खुलने वाला है। उसके बाद मेरी क्या राय है कि क्या वहां पर भी हो सकता है कि वहां पे थोड़ा स्टेबल करे, ऊपर से बाउंस बैक भी कर जाए, बट मुझे नहीं लगता। वो मेरी अपनी एक ओपिनियन है, आप लोग टेक्निकल्स का या उसका जो सहारा ले सकते हैं। अब देखिएगा इसके अंदर जो अब और मंदी जो आ रही है, तो देखिएगा ऑटोमोबाइल्स में आपने देखा, अब ऑटो की मंदी ऑटो में थोड़ी नहीं रहेगी, ऑटो के बाद ऑटो एंसिलरी में चली जाएगी। अब ऑटो एंसिलरी में जितने रॉ मटेरियल्स ऑटोमोबाइल्स में, ऑटो एंसिलरी में है, वो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री से आते हैं, उन सब इंडस्ट्री पे भी इंपैक्ट पड़ रहा है। उसके बाद ऑटो के एम्प्लॉइज हैं, ऑटो के एम्प्लॉइज की सैलरी घटेगी, उनकी इनकम घटेगी, उनकी कंजम्पशन घटेगी। अगर मान लीजिए ऑटोमोबाइल्स के एक एम्प्लॉय को जो है सैलरी मिलती है 2 लाख रुपए महीने की, और उसकी हाउसिंग लोन की किस्त है, या वो एक घर खरीदने जा रहा था, एक नई गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहा था, तो सारी जगह उसके अगर सैलरी कट होगी तो खर्चों में कटौती होगी। अगर एक आदमी का खर्चा दूसरे आदमी की इनकम होती है, तो सिंपल सी बात है, अगर इकोनॉमी का जो टोटल साइज है, जो मुझे पर्सनली लगता है कि जो अभी तो जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेज है वो ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी डी ग्रोथ नहीं करेगी, इकोनॉमी 1 या 2% की रेट से ग्रो करेगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमी डी ग्रोथ करेगी। क्योंकि ये जो लॉकडाउन की सिचुएशंस जो जिस तरीके की है, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट्स के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को ना तो जीएसटी मिल रहा, ना एक्साइज मिल रहा। अगर प्रॉपर्टी के रेट अगर वो सर्कल रेट बढ़ा देंगे तो वो कौन सी वहां पे प्रॉपर्टी तो अभी बिक भी नहीं रही है, और सर्कल रेट बढ़ा दोगे तो वो और भी नहीं बिकेंगी। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो जनरली अब कहां जाएंगे, आरबीआई के पास जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को। जैसे भी अभी अमरिंदर सिंह ने कल बोला है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने, कि जी हमारे को गवर्नमेंट से जो असिस्टेंस चाहिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंस करेगी तभी हम जो है यहाँ पे अपने एक्सपेंडिचर पूरी तरीके से कर पाएंगे। तो ये जो टसल है ये तो भी स्टार्ट हुई है। तो जब ये पेन मार्केट में दिखेगा तो जो है हमें लग रहा है कि जो शेयर प्राइसेस जो मैंने आपको बताया उसके आसपास आने की उम्मीद है। और जो है हो सकता है कुछ शेयर प्राइस तो जो मैंने बताया उसके नीचे भी चले जाए, और कुछ शेयर प्राइस ऐसे हों कि वो ना भी आए। बट मैंने आप अपनी एक प्रोजेक्शन जो है वो आपके साथ शेयर की। उसके बाद जो है ऑटो एंसिलरी की बात बता दी। लेकिन एक सेक्टर ऐसा है जिसके अंदर मैं बेरिश नहीं, बुलिश हूं। जब ऐसा बुरा वक्त आता है तो हमारी जो रूरल इकोनॉमी है वो हमें बचाती है। तो रूरल जो है प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, वहां पे पेस्टिसाइड्स बहुत बिकने वाले हैं, वहां पर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, तो सीड्स की अच्छी डिमांड रहेगी, फर्टिलाइजर्स की अच्छी रहेगी, एग्रोकेमिकल की अच्छी रहेगी।
तो क्योंकि वो जो है लॉकडाउन से सबसे कम इंपैक्टेड बिजनेस है, और वो चीज हमारे को रोज खाने पीने के लिए तो चाहिए चाहिए ना, वो चीजें तो कहीं दूर होंगी नहीं। हाँ, वहां पे जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन की जो प्रॉब्लम है वो थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी। तो सिंपल सी बात ये है। और टू द सम एक्सटेंड मैंने कहा कि जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है, उनमें भी शायद इतना पेन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी बात मैंने आपके साथ बोली कि देखिएगा, आपका व्यू अलग तरीके का हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमें जो ग्राउंड पे रियलिटी नजर आ रही है, जो हम पढ़ रहे हैं मैगजीन्स को, जो हम बिजनेस के न्यूज पेपर्स को पढ़ रहे हैं, उसके बाद जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, जो चल रहा है खबरों में, वो उनके पीछे देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा, स्टॉक मार्केट की न्यूज तो तब आएगी जब मार्केट गिर जाएगी, लेकिन जब वो सब चीजें मार्केट गिर जाती है, वो सब चीजें फैक्टर इन हो चुकी होती है उस टाइम पे। तो हमें उससे पहले एक्शन लेना है, ना कि उस समय पर एक्शन लेना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब मार्केट गिर रही थी हम खरीद रहे थे, लेकिन उसके खरीदने के बाद भी हमें लगा कि यार ये तो प्रॉब्लम सीवियर हो गई। और लेकिन लॉकडाउन के बाद जो है हमारा आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो मार्केट ने रनअप ले लिया। तो रनअप ले लिया तो एक प्रॉफिटेबल एग्जिट मिल गया आपको। अगर मान लो आप कैश में भी हो, आप मार्केट ऊपर जाएगी तो भैया आपके पास माल पड़ा हुआ है, वो तो बढ़ेगा ना। और जो आपके पास कैश पड़ा हुआ है उस पर 5-6% का तो आपको एफडी का, या आप मान लो अगर किसी ऐसे बैंक में जैसे कोटक बैंक में या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, तो आपको 6-7% का इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आप सेविंग बैंक में भी अच्छे इंटरेस्ट मिल रहे हैं आपको। तो यहां पर सिंपल सी बात ये, तो आपको अपने मन को समझाने वाली बात है कि आप ना खरीद के भी कब तक रह सकते हो। इतना पेशेंस भी तो होना चाहिए, जैसे बेचने में भी पेशेंस की जरूरत होती है, उस तरीके से खरीदने में भी तो पेशेंस की जरूरत होती है। तो मैं तो केवल आपको अपनी जो है स्टॉक मार्केट के जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूं। मैं इस बात की कोई दावा नहीं कर रहा कि मैं बिल्कुल ठीक होऊंगा या गलत होऊंगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरे विवेक को सही लगता है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और मैंने जितने भी शेयर्स कल जो आपके साथ वीडियो नंबर 1 में डिस्कस किए थे, मैं उनके साथ अभी भी जो है कायम हूं, उन वैल्यूएशंस के ऊपर जो प्राइजेस मैंने आपको दिए थे। उसके अलावा भी जो है उनके साथ जो है कोरिलेट करते हुए मैं उनकी अर्निंग्स, उनकी ग्रोथ और आगे की जो प्रोजेक्शंस मुझे लग रही है, उनसे संबंधित वीडियो भी मैं आपको 1-2 दिन के अंदर जो है जरूर से जरूर शेयर करने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा जो है मैं आज जो है शाम को 5 बजे है लाइव सेशन जो है वो शायद आपके साथ करूंगा, तो उसकी नोटिफिकेशन शायद आपको मिल गई होगी। तो 5 बजे जो आपके मन में कुछ सवाल आ रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक है या इकोनॉमी स्पेसिफिक है, वो आप पूछ सकते हैं। तो 15 से 20 मिनट का जो है वो सेशन हम रखने की कोशिश करेंगे। तो आप जो है उस समय पर भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ। और वीडियो आप में जो है कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स डालते रहिए, वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। मेरे जो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप उसको लाइक भी करिए, खराब लग रही है तो डिसलाइक करिए। तो इसी के साथ जो है मैं वीडियो जो है अपनी समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, और लाइक और डिसलाइक की ऑप्शंस तो आपके पास खुली हुई है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।